गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ अर्शी और आप देख रहे हैं फॉरेनर्स क्लासेस। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी जीके के बारे में। यूपी स्पेशल जीके आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, उत्तर प्रदेश जिस राज्य में हम रहते हैं। तो इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश जीके की बात करेंगे और ये हमारी फर्स्ट वीडियो है और जब तक हमारा यूपी जीके कंप्लीट नहीं होता तब तक मैं वीडियो लेकर आऊँगी। तो इसमें हम आपको बहुत अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करा सकते हैं और आपके जो एग्ज़ाम होते हैं जिसमें यूपी जीके से क्वेश्चन किए जाते हैं उसकी दृष्टि से ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो मैं उत्तर प्रदेश राज्य की बात करूँगी। तो सबसे पहले राजधानी की बात करते हैं। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। अगर हम इसके गठन की बात करें, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि उत्तर प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था। तो इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 में। तो आप ध्यान रखेंगे, आप नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। अब बात करते हैं क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल की अगर मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है किसी भी एग्ज़ाम में कि बताइए उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है। तो आपको यहाँ यहाँ पर 2,40,09,28 की जगह 927 भी दे दिया तो भी वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, मतलब ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। और किसी भी डिजिट को याद करने का तरीका क्या है, जैसे कि हमारा फ़ोन नंबर होता है तो फ़ोन नंबर में हम क्या करते हैं, डिजिट को बहुत जल्दी करके याद कर लेते हैं। ऐसे ही फ़ोन नंबर की तरह आप इन डिजिट को याद करेंगे तो बिना परेशानी के आप बहुत अच्छे से लर्न कर सकते हैं। तो आप ऐसे लर्न कर लेना इसे। 2,40,928 वर्ग किलोमीटर किसका क्षेत्रफल है? उत्तर प्रदेश का, जिस राज्य में हम निवास करते हैं। अगर मैं ज़िले की बात करूं तो ज़िले है इसमें 75। अभी जब कुंभ का मेला चल रहा था तो इसमें एक ज़िला और बनाया गया था जो एक अस्थायी ज़िला था। उस टाइम पर यूपी में ज़िलों की संख्या 76 हो गई थी, लेकिन वो अस्थायी जो ज़िला था उसे हट चुका है। अब एट द टाइम जो उत्तर प्रदेश में ज़िलों की संख्या है वो 78 है। अब बात करते हैं हम संभाग की। तो संभाग है 4। संभाग जो होते हैं वो प्रशासनिक सेवाओं की दृष्टि को रखकर बनाए जाते हैं, मतलब जिससे कि प्रशासनिक सेवाएं सुचारू रूप से चलते रहे। कई ज़िले आपस में मिलकर एक संभाग बनते हैं। तो उत्तर प्रदेश में कितने संभाग हैं? 4 संभाग हैं। मंडल की बात करेंगे, 18 मंडल है। एक मंडल में कई ज़िले होते हैं। अब आगे चलते हैं। अगर हम जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या उत्तर प्रदेश की 19,98,12,341 है और ये डेटा 2011 की जनगणना के अनुसार है। अब आप सोचेंगे कि जब 2011 की जनगणना के अनुसार मैडम दे रही है तो अब चल रहा है 2025, तो मैम ने मतलब न्यू डेटा क्यों नहीं दिया? वो न्यू डेटा इसलिए नहीं दिया क्योंकि जो जनगणना होती है वो प्रत्येक 10 साल बाद होती है। अब 2011 से होनी थी 2021 में, जो कि कोविड-19 के कारण ये हो गई थी स्थगित। और जो अब जनगणना होगी वो करीब 2027 तक जाकर कंप्लीट होगी। तो आप फ़िलहाल यही वाली जनगणना का डेटा याद रखेंगे कि इसमें जनगणना कितनी है, मतलब जो जनसंख्या उत्तर प्रदेश की जनसंख्या, आप वही अप्लाई कर सकते हैं ट्रिक जो मैंने आपसे बताई थी 1998-12,341। जिस तरीके से फ़ोन नंबर याद किया जाता है तो उस तरीके से आप याद कर सकते हैं। एट द टाइम जो जनगणना है वो जनसंख्या है वो 24 करोड़ के आसपास हो गई है उत्तर प्रदेश की। अगर मैं बात करूं कि इसमें कितने पुरुष हैं और कितनी महिलाएं हैं तो 10,44,80,510 जो जनसंख्या है वो पुरुषों की जनसंख्या है। और महिलाओं को अगर हम देखें तो 9,53,31,831 महिलाएं हैं। तो आप यहाँ पर ये ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि पुरुषों की जो जनसंख्या है वो ज़्यादा है और महिलाओं की जनसंख्या पुरुषों के मुकाबले थोड़ी कम है। तो अब आप देखेंगे कि इसी के बेस पर एक होता है क्या, लिंगानुपात। जो लिंगानुपात क्या होता है, सबसे पहले आप यही समझिए। लिंगानुपात कहते हैं कि प्रत्येक 1000 पुरुष पर महिलाओं की कितनी संख्या होती है, मतलब कितनी संख्या है। अगर मैं यूपी की बात करूं तो यूपी में प्रत्येक 1000 पुरुष पर 912 महिलाएं आती है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, लिंगानुपात कहते हैं। तो यूपी का लिंगानुपात 912 है।
जो कि 2-4 कम या ज़्यादा आने वाली जनसंख्या में जो जनगणना होगी उसमें हो सकता है, थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा। तो एट द टाइम हम यही याद रखेंगे कि यूपी का जो लिंगानुपात है वो 912 है प्रत्येक 1000 पुरुष पर। अब साक्षरता दर की बात करें, साक्षरता दर मतलब कि कितने लोग साक्षर हैं। देखो दो चीज़ें होती है, एक साक्षर होते हैं, एक एजुकेटेड होते हैं। जो साक्षर होते हैं, साक्षर का मतलब होता है जिसे अपना नाम लिखना आता हो, इतना पढ़ा लिखा इंसान। तो यूपी की जो साक्षरता दर थी 2011 के अनुसार वो 67.7% थी। कितनी थी? 67.7। और ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और ऐसा मत सोचना कि आप इन्हें लर्न करके क्या करेंगे, क्योंकि जनगणना दूसरी हो जाएगी तो हम वही वाला लर्न करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा भी पूछा जाता है 2011 की जनगणना के अनुसार बता दीजिए हमें। तो जब आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, और सॉल्व जब होगा जब आप उसे ध्यान से पढ़ेंगे। अब हम इस साक्षरता दर को पुरुष और महिलाओं पर बांट देते हैं। तो पुरुष साक्षरता दर को हम देखेंगे तो 77.3% पुरुष साक्षर है, और जो महिलाएं हैं वो 57.2। देखो यहाँ महिलाएं थोड़ी सी पीछे रह गई है, लेकिन मेरा मानना है जो नई जनगणना होगी उसमें महिलाएं पुरुषों का मुकाबला करेंगी और वो पुरुषों के बराबर हो जाएंगी, जहाँ तक मेरा मानना है। अब देखते हैं जनसंख्या घनत्व प्रति किलोमीटर। अब जिस तरीके से हमने क्या देखा था, लिंगानुपात देखा था, उसमें प्रत्येक 1000 पुरुष पर महिलाओं की जो थी क्या थी, संख्या थी। अब हम यहाँ देखेंगे, यहाँ पर जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं। जनसंख्या घनत्व जो होता है प्रत्येक 1 किलोमीटर पर कितने मतलब कितने पर्सन आ रहे, कितने लोग आ रहे 1 किलोमीटर पर। तो यहाँ पर हम देखेंगे 1 किलोमीटर में 829 व्यक्ति आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में। तो हमारे जनसंख्या घनत्व कितना है, 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 1 वर्ग किलोमीटर में 829 व्यक्ति आएंगे उत्तर प्रदेश में। अगर हम बात करें, अब आगे देखते हैं हम अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या की अगर हम बात करेंगे तो अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या है 4,13,57,608। इतने लोग अनुसूचित जनजाति के निवास करते हैं। और यहाँ पर आप ये याद रखने वाला पॉइंट है कि जो क्वेश्चन पूछा जाता है, देखो कंपटीशन इतना टफ होता जा रहा है, तो जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इजी नहीं होगा। वो क्वेश्चन क्या होगा, टफ क्वेश्चन पूछा जाएगा, और टफ क्वेश्चन डीपली पूछा जाएगा। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है कि अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या कितनी है। तो वही फ़ोन नंबर की तरह याद करेंगे, 4,13,57,608। आप ऐसा करके याद कर लेंगे तो ये आपके लिए थोड़ा इजी पड़ जाएगा। अब आप देखेंगे, अब हम इसे महिला और पुरुष में बांट देते हैं। जब आपने वो याद कर लिया तो महिला और पुरुष याद करने में कोई परेशानी भी नहीं होनी चाहिए। तो हम देखेंगे जो पुरुषों की जनसंख्या है वो 2,16,76,975 है, और महिलाओं की जनसंख्या है पुरुषों की जनसंख्या ये हो गई और महिलाओं की जनसंख्या ये हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 1,96,80,633 महिलाएं उत्तर प्रदेश में निवास करती है। कौन सी जाति की, अनुसूचित जाति की महिलाएं। अब आगे चलते हैं, अब देखते हैं हम सीमावर्ती राज्य। सीमावर्ती राज्य का मतलब है जो उत्तर प्रदेश की सीमा को टच करते हैं, मतलब टच करके बने हुए हैं। अब हम देखेंगे तो दिशाएं कितनी होती है, 4 दिशाएं होती है, और चारों दिशाओं को देखेंगे। तो हम यहाँ सबसे पहले देखते हैं उत्तर में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। उत्तर दिशा में उत्तर प्रदेश से कौन से राज्य टच कर रहे हैं, एक तो उत्तराखंड कर रहा है जो पहले उत्तर प्रदेश का ही एक भाग हुआ करता था, और दूसरा है हमारा हिमाचल प्रदेश। अगर हम बात करें पश्चिम में, तो पश्चिम में हमारे ये 3 टच करेंगे। सबसे पहले हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान, ये पश्चिम दिशा की राज्य मान लीजिए, या आप दिल्ली तो एक केंद्र शासित प्रदेश है और हमारे देश की राजधानी भी है। तो पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान जो है राज्य, ये टच कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की सीमा को। अगर हम बात करें दक्षिण में,
तो दक्षिण में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य टच करेंगे और पूर्व में बिहार एवं झारखंड। आप इसे आप याद कर सकते हैं। और याद के साथ साथ सबसे अच्छा फंडा तो ये है कि आप सबसे पहले जो उत्तर प्रदेश का जो मैप है, आप मैप देखेंगे तो मैप देखकर आपको बहुत अच्छे से लर्न हो सकता है। अगर उत्तर दिशा में देखें तो ये देखो, आप उत्तराखंड है और हिमाचल प्रदेश टच कर रहा है। और अगर पश्चिम में देखें तो आप इसे देखेंगे, दिल्ली टच कर रहा है, राजस्थान है और हमारा हरियाणा है। अगर हम पूर्व की दक्षिण की बात करें तो ये आपको देखो, दक्षिण में आपको दिखाई दे रहा है कि मध्य प्रदेश टच कर रहा है, पूर्व में बिहार टच कर रहा है। तो आप एक बार अगर मैप देखेंगे तो मैप को देखकर आपको कई सारे क्वेश्चन आपके बहुत अच्छे से सॉल्व हो सकते हैं। मैप हमारे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करता है। आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पूर्वी ज़िले बताइए, तो पूर्वी ज़िले आपके ये वाले हो जाएंगे। आपसे पूछा जाए कि दक्षिणी ज़िले बताइए तो झांसी हो जाएगा, ललितपुर हो जाएगा, सबसे दक्षिणी तो ललितपुर ही आ जाएगा, बांदा हो जाएगा, चित्रकूट, महोबा, और इधर पश्चिमी ये मथुरा और आगरा पश्चिमी में आ जाएगा। तो आप मैप को अच्छे से रीड कर सकते हैं। मैं एक वीडियो भी बना दूंगी जिसमें आपको मैं मैप अच्छे से समझा दूंगी। अब इस मैप से हम आगे चलते हैं तो प्रमुख नदियों की बात करेंगे। तो सबसे प्रमुख नदियाँ उत्तर प्रदेश की गंगा है। गंगा, यमुना, गोमती, सरयू, ये चारों बहुत ही इम्पोर्टेंट नदियाँ हैं। आप इन्हें याद करेंगे। याद क्या, आप एक बार पढ़ेंगे एक बार में ही अपने माइंड में सेट हो जाता है। गंगा, यमुना, गोमती, सरयू, घाघरा, चंबल, गंडक, बेतवा, केन, दो दो का ग्रुप बनाइए। लर्न करने का बहुत बढ़िया फंडा होता है। दो दो का गंगा, यमुना, गोमती, सरयू, घाघरा, चंबल, गंडक, बेतवा, केन। तो इनका ग्रुप बनाकर आप याद करेंगे तो 2 से 3 बार रिपीट करेंगे, 2 से 3 बार में ही बहुत अच्छे से लर्न हो सकता है। अब महत्वपूर्ण शहरों की बात करें अगर हम उत्तर प्रदेश की, तो सबसे महत्वपूर्ण शहर लखनऊ, कानपुर, आगरा, ये 3 जो है सबसे महत्वपूर्ण है। और इसमें हम मेरठ और प्रयागराज भी जोड़ देंगे। मेरठ अपने क्रांति जो 1857 की क्रांति स्टार्ट हुई थी वो मेरठ से स्टार्ट हुई थी। कब हुई थी? 10 मई को स्टार्ट हुई थी। तो मेरठ अपने आप में एक ऐतिहासिक स्थल है और अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। तो आप इन जो जितने भी ये इम्पोर्टेंट शहर है जैसे कि लखनऊ, कानपुर, आगरा, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, मेरठ, गाज़ियाबाद, नोएडा, ये उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहर हैं। और प्रमुख शहर जो है आपके क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से कौन सा शहर महत्वपूर्ण शहरों की लिस्ट में नहीं आता, ऐसे भी पूछा जा सकता है। या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख सबसे प्रमुख शहर को चुनिए या टिक लगाइए। तो आप यहाँ से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आप यहाँ से नोट्स भी बनाइए, चाहे आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। अब आगे चलते हैं, हम ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्व को समझ लेते हैं। अगर मैं सबसे धार्मिक भारत के पूरे भारत के, उत्तर प्रदेश नहीं, भारत के धार्मिक महत्व की बात करूं तो सबसे ज़्यादा महत्व में एक अयोध्या आ जाएगा, वाराणसी और मथुरा। ये धार्मिक महत्व रखते हैं अपने आप में। सबसे इम्पोर्टेंट ये आपके ज़िले हो जाएंगे। कौन कौन से शहर जो है ये अयोध्या, वाराणसी और मथुरा, ये सबसे इम्पोर्टेंट शहर हैं आपके। किस दृष्टि से? धार्मिक महत्व। और जो ये ताजमहल है ये एक प्लेस है। और ये जो प्लेस है ये कौन सा प्लेस है? ये एक ऐतिहासिक, आप ये मत कहना शहर है, शहर नहीं है, ये एक प्लेस है। मैंने ये प्लेस लिख रखी है। ताजमहल जो है एक ऐतिहासिक प्लेस है। इतिहास में इसका अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। और मतलब आप जान सकते हैं कि इन सभी शहरों का हमारे उत्तर प्रदेश में अपना क्या क्या महत्व है। तो आप यहाँ से ये सब चीज़ें अपने नोट्स में लिख सकते हैं। अगर मैं कृषि की बात करूँ, उत्तर प्रदेश में कृषि की बात करूँ तो राज्य की अर्थव्यवस्था में कृषि एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो हमारा देश क्या है? कृषि प्रधान देश है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। तो कैसे कृषि प्रधान देश है? क्योंकि अधिकतर यहाँ पर कृषि की जाती है और भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि के ऊपर ही डिपेंड है। तो ये अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है किसमें? कृषि में।
उत्तर प्रदेश। अब आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर पाएंगे उत्तर प्रदेश में लगभग 59.3% लोग कृषि कार्य में लगे हुए हैं। पहले ये 61% का डेटा था, लेकिन अब ये थोड़ा सा कम हो गया है। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश में लगभग कितने लोग कृषि कार्य में लगे हुए हैं, तो 59.3% लोग कृषि कार्य में लगे हुए हैं। यह राज्य की एक बड़ी आबादी के लिए आजीविका का मुख्य स्रोत है। कहने का मतलब यह है कि राज्य की जो आबादी है उसकी आजीविका का, यहीं से लोग अपना क्या है, अपना आजीविका कमाते हैं, अपना पेट भर खाने के लिए यहाँ से कमाते हैं। कहाँ से कमाते हैं? कृषि कार्यों से कमाते हैं उत्तर प्रदेश राज्य में। अब हम आगे चलते हैं। अगर हम प्रदेश के राजकीय प्रतीकों की बात करें, एक होते हैं प्रतीक, दो टाइप के होते हैं, एक राष्ट्रीय प्रतीक होते हैं, एक राजकीय प्रतीक होते हैं। राष्ट्रीय प्रतीक के नहीं, अब हम राजकीय प्रतीक की बात करेंगे, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, यूपी स्पेशल जीके। तो उसमें अगर मैं राजकीय उत्तर प्रदेश के राजकीय पशु की बात करूंगी तो वो बारहसिंगा हो जाएगा। राजकीय वृक्ष हो जाएगा आपका क्या, अशोक। अशोक वृक्ष जो होता है वो हमारा वातावरण को शुद्ध करता है, वातावरण से धूल मिट्टी को सोखता है, तो इस वजह से इसे राजकीय वृक्ष का जो दर्जा है वो प्राप्त किया गया है। अब आप देखेंगे राजकीय पक्षी, तो राजकीय पक्षी में आ जाएगा हमारा सारस। तो आप इन तीनों को बहुत बढ़िया से याद रख सकते हैं। अब आगे 2 पॉइंट और है राजकीय प्रतीकों में। एक है आपका राजकीय पुष्प, यह है पलाश का पुष्प। और राजकीय चिन्ह है मछली और तीर कमान। मछली और एक गोल घेरे में मछली और तीर कमान, ये जो है यह है गंगा, यमुना और सरस्वती, इस तरीके का होता है। एक नदी, गंगा नदी, यमुना नदी और सरस्वती, इन तीनों का प्रतीक ये है। इसमें एक साइड तीर कमान है, एक साइड इसमें मछली है। तो ये हमारा राजकीय चिन्ह है, राष्ट्रीय चिन्ह की नहीं, राजकीय चिन्ह की बात कर रही हूँ। अब महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ से स्टार्ट होती है, तो आप उत्तर प्रदेश के बारे में इन महत्वपूर्ण जानकारी को बिल्कुल भी मिस ना करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके किसी भी एग्जाम की दृष्टि से। तो आप यहाँ देखेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन कब हुआ था। अब मैंने तो ये सिर्फ पॉइंट लिख रखे हैं, आप इन पॉइंट्स को क्वेश्चन में अपने आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट है कि उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन कब हुआ था। तो उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को, हमारा देश जब आज़ाद हो गया था, आज़ाद होने के लगभग 9 साल बाद हमारे राज्य का पुनर्गठन हुआ। किसका पुनर्गठन हुआ? उत्तर प्रदेश राज्य का। कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को। बिल्कुल भी मिस मत करना ये वाला पॉइंट। अब आप देखेंगे राज्य का नाम। अब आप सोचेंगे कि राज्य का नाम तो हमें पता ही है उत्तर प्रदेश, लेकिन उत्तर प्रदेश बना कैसे है, कितने इसने पड़ाव पार किए हैं, कैसे ये उत्तर प्रदेश नाम तक, ये स्थान उत्तर प्रदेश जैसे शब्द तक पहुंचा है, कैसे पहुंचा है वो जानेंगे। अब सबसे पहले जो इसका नाम था वो उत्तर पश्चिमी प्रांत था, और 1836 से इसका नाम क्या था? उत्तर पश्चिमी प्रांत। यहाँ से ध्यान रखेंगे, नोट्स बनाते चलिए अपने। उत्तर पश्चिमी प्रांत एवं अवध प्रांत बना, ये कब बना? इसका नाम पड़ा 1857 में। उत्तर पश्चिमी आगरा एवं अवध प्रांत 1857 में। 1836 में उत्तर पश्चिम प्रांत, तो उत्तर प्रदेश का सबसे पहला नाम क्या है? उत्तर पश्चिमी प्रांत। कब पड़ा? 1836 में। इसके बाद ये रिप्लेस हुआ, किससे रिप्लेस हुआ? उत्तर पश्चिम आगरा एवं अवध प्रांत। उत्तर पश्चिम आगरा एवं अवध प्रांत कब? 1877 में। अब आगे चलते हैं। इसके बाद इसका नाम पड़ा, उत्तर प्रदेश स्थान का नाम पड़ा संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध 1902 में। कब? जब ब्रिटिश का हमारे देश में शासन था। क्या नाम पड़ा? संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध 1902 में। उसके बाद इसका नाम, इसमें आगरा और अवध इसमें से क्या कर दिया गया? कट कर दिया गया, और संयुक्त प्रांत 1937 में इसका नाम पड़ गया। क्या पड़ गया? संयुक्त प्रांत। अब संयुक्त प्रांत से अब इसका नाम पड़ा उत्तर प्रदेश। कब पड़ा? 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 अपने आप में एक महत्वपूर्ण डेट है। कैसे डेट है वो आप अपने आप सर्च कीजिए, देखिए, इस पर स्टडी कीजिए।
उस दिन इसका नाम पड़ा उत्तर प्रदेश, और तब से आज तक हम इस स्थान को उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं। अब राज्य की राजधानी के बारे में जानते हैं। अब आप ये कहेंगे हमें तो पता है कि लखनऊ है, लेकिन लखनऊ तक आई कैसे, कैसे लखनऊ बनी, अब इसे देखेंगे। चलो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आप ये देखेंगे 1836 में इसकी राजधानी थी आगरा। 1836 से उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा थी। आगरा से 1858 में बनी प्रयागराज, जिसका पहला नाम क्या था, इलाहाबाद, और इलाहाबाद का नाम ही क्या पड़ गया आज के टाइम में, प्रयागराज। आपसे यहाँ से ये भी क्वेश्चन, प्रयागराज का पूर्व नाम क्या है, तो आप बता सकते हैं इलाहाबाद। इसी तरीके से इनकी राजधानी चेंज होती गई, इसका नाम चेंज होता गया। तो आप पहले आगरा 1836 से, फिर प्रयागराज 1858 से। उसके बाद इसका जो है जो राजधानी थी वो लखनऊ बनी आंशिक रूप से 1921 में। आपसे ये पूछा जाए आंशिक रूप से लखनऊ राजधानी कब बनी, तो 1921 में, और पूर्णतः बनी 1935 ईस्वी में। तो आप यहाँ से, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन चीज़ों को याद रखेंगे। याद रखना बिल्कुल भारी नहीं है, बहुत इजी है, बस मन में इच्छा होनी चाहिए, और इच्छा की अगर कमी है तो फिर हम कुछ नहीं कर पाते। अब राज्य का विभाजन देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य का विभाजन कब और कैसे हुआ। तो उत्तर प्रदेश राज्य का विभाजन, देखो ये जो डेट है ना, आपको बहुत आसान है याद रखनी। सन 2000 में उत्तर प्रदेश राज्य का विभाजन हुआ। पहले ये एक बड़ा राज्य था, लेकिन जनसंख्या या प्रशासनिक सेवाओं को सुलभ रूप से चलाने के लिए इसका विभाजन किया गया। कब किया गया, 9 नवंबर 2000 ईस्वी में। कब किया गया, 2000 ईस्वी में। डेट क्या थी, 9 नवंबर, 9/11/2000। प्रदेश के 13 जिले को मिलाकर एक उत्तरांचल राज्य में बदल दिया गया। कितने जिले लिए गए, 13 जिले लिए गए। जब हमारे उत्तर प्रदेश का विभाजन हुआ तो 13 जिलों को उत्तरांचल, क्योंकि ये उत्तर दिशा में स्थित है, इसका नाम उत्तरांचल रखा गया। और वर्तमान में इसे हम क्या कहते हैं, उत्तराखंड कहते हैं। तो आप यहाँ से याद रखेंगे, 9 नवंबर 2000 में हमारे उत्तर प्रदेश का विभाजन हुआ, 13 जिलों को लेकर हुआ। इसका नाम उत्तरांचल पड़ा, लेकिन इसका नाम वर्तमान समय में उत्तराखंड है। अब आप देखेंगे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले आते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर जो होता है एक नेशनल कैपिटल एरिया होता है। नेशनल कैपिटल एरिया की शॉर्ट फॉर्म ही एनसीआर है। और भारत में जितनी भी योजनाएं आती है और सबसे पहले जो आती है वो कहाँ आती है, एनसीआर में आती है। कैसी योजनाएं, विकास की योजनाएं एनसीआर में आती है। एनसीआर का मीन्स मैं अभी बता चुकी हूँ, नेशनल कैपिटल एरिया। तो इसमें कितने जिले आते हैं, तो इसमें जिले आते हैं हमारे कितने, 8। कौन कौन से आते हैं वो भी अब हम देख लेते हैं। मेरठ, ये यहाँ पर वह बन गया है, आप इसे ठह समझ लीजिए। मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली, ये 8 राज्य कहाँ आते हैं, ये आते हैं एनसीआर में, नेशनल कैपिटल एरिया में। ये 8 राज्य आते हैं। आज की वीडियो यहाँ तक ही थी। आज के लिए इतना ही काफ़ी, बाकी हम कल करेंगे। यह हमारी पहली क्लास थी यूपी स्पेशल जीके की। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी क्लास समझ आई होगी, नोट्स भी आपको अच्छे लगे होंगे। और अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।